हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 का मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन। इस डिस्कशन में हमने अभी तक जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक पूछा गया है वो सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर 20 वर्ड्स में दिया जाना चाहिए, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब आज इस वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है। अगला, ठीक है। प्रश्न 2, इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 60 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 10 शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस। आंसर ईच क्वेश्चन आइडली इन 60 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तर देना है 60 शब्दों में। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है उसकी मार्किंग कितनी होगी? उसकी मार्किंग होगी 7 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ये मीडियोकर टाइप क्वेश्चन है अपने, कि जहां पिछले टाइप के क्वेश्चन में हमें 20 शब्दों में इसका आंसर देना था, इसमें हमें 60 शब्दों की शब्द सीमा मिलेगी आंसर करने के लिए। ठीक है, तो छोटे पॉइंटर्स के अंदर, कम डिटेल के अंदर हमको अपना जो क्वेश्चन का है फ्रेमिंग करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1, प्रश्न 2.1, वानप्रस्थ आश्रम की विशेषताओं तथा उसमें व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वानप्रस्थ आश्रम एंड द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन इन इट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कीवर्ड पे ध्यान देते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, आश्रम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आश्रम व्यवस्था क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलरली लिख पाएंगे कि वानप्रस्थ आश्रम के बारे में हमें क्या पता है। तो आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें, आश्रम जो व्यवस्था है, आश्रम जो प्रणाली है, अगर उसकी हम बात करें तो हमारे जो हिंदू दर्शन है उसके हिसाब से मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया गया। मनुष्य का जो पूरा जीवन है, मतलब माना गया है कि एक मनुष्य की ऑन एन एवरेज आयु को माना गया है 100 वर्ष होती है। ठीक है, मनुष्य की जो औसत आयु उसको 100 वर्ष माना गया है कि एक एवरेज आदमी 100 साल जीता है। और इस हिसाब से जो मनुष्य का जीवन है उस पूरे 100 साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि वो 4 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जीता है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में कैसे? 0 से 25 साल की आयु, 25 से 50 साल की आयु, 50 से 75 वर्ष की आयु, और 75 से 100 वर्ष है, इसके आगे जितने भी वर्ष है वो आयु। ठीक है, ये 4 आश्रम, 4 क्लासिफिकेशन किया गया है मनुष्य के पूरे जीवन को, और इनको नाम दिया गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो बेसिकली मनुष्य का जो जीवन है उसको हमारे हिंदू दर्शन में 4, वैदिक दर्शन में 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। 25-25 साल का जो ड्यूरेशन है उस हिसाब से ये डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो उसी में से एक है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का सा, कि जैसे 0 से 25 वर्ष, जब मनुष्य कोई व्यक्ति पैदा होता है तब से लेके 25 वर्ष तक का जो जीवन है उसमें वह ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका हर तरीके से परिवार में रहकर, गुरु के पास रहकर, उसकी शिक्षा के बारे में उसका हर तरीके से विकास होता है, और उसको उस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। फिर 25 वर्ष की आयु में माना जाता है कि मनुष्य का विवाह किया जाता है, व्यक्ति विवाह करता है, और 25 से 50 वर्ष की आयु वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, जिसमें वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। ठीक है,
50 साल की एज में जब मोटा मोटी अपने परिवार समाज के प्रति सब कर्तव्य व्यक्ति ने पूरे कर लिए, अगर उनके बच्चे हैं तो उनका विवाह कर दिया, सारी चीजें खत्म कर दी है, ठीक है, तो अब वो फ्री हो गया है। तो अब वो 50 से 75 वर्ष की आयु में क्या करेगा, घर छोड़कर वन में चला जाएगा, घर छोड़कर वन में निवास करने लग जाएगा, ठीक है। तो वन में रहकर वो क्या करेगा, वन में रहकर वो ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो स्टेज होती है 75 से 100 वर्ष की आयु, वो होती है संन्यास आश्रम, जिसमें पूरी तरीके से हर तरीके से मनुष्य जो मोहमाया को त्याग देता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि 4 आश्रम कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमें डिस्कशन मेनली करना है वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में। तो वानप्रस्थ आश्रम मतलब 50 से 75 वर्ष की आयु, ठीक है, 50 से 75 वर्ष की आयु। तो वैदिक धर्म के अनुसार 50 से 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर देता है, ठीक है। गृह त्याग करके कहाँ चला जाता है, वन में निवास करता है, ठीक है, वन में निवास करता है, ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, ठीक है, ध्यान करता है और सांसारिक जीवन से दूर रहता है। लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करता है वो इस काल में, ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करता है और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता है कि सिर्फ फल फूल का जो पुष्प है उसका सेवन किया जाता है, जमीन पर सोया जाता है, ठीक है, इस काल में फलों का सेवन, ठीक है, आदि। तो बहुत ही सिंपल जीवन व्यक्ति जो है व्यतीत करता है वानप्रस्थ आश्रम में, ठीक है। और उसके बाद जब 75 वर्ष की आयु वो क्रॉस कर जाता है तो वो पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन से कट जाता है, अलग हो जाता है और साधना में लीन हो जाता है और अपना जो भी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ है उसकी जर्नी को आगे बढ़ाता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये अपना वानप्रस्थ आश्रम था। तो 60 वर्ड्स में हमें बस बता देना है कि क्या चीज है, 50 से 75 ईयर की एज में मनुष्य गृह त्याग करके वन में व्यतीत करने लगा, वन में रहकर जीवन व्यतीत करता है और वहां वह साधना और ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देता है, सादा जीवन जीता है, फल पुष्प खाता है, जमीन पर सोता है। लेकिन उसका उद्देश्य या उसका जो कर्म होता है क्या होता है, विद्यार्थियों को शिक्षा देना, समाज में पॉजिटिव चीजें फैलाना, ठीक है। तो ये सारा काम वो कब करता है, वानप्रस्थ आश्रम में करता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2, भारतीय संदर्भ में घरेलू हिंसा की समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रमुख कारणों एवं वर्तमान विधिक उपायों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। Throwing light on the problem of domestic violence in the Indian context, briefly mention its main causes and current legal measures, ठीक है। तो यहां हमें क्या क्या बताना है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज घरेलू हिंसा, ठीक है, फिर घरेलू हिंसा के क्या कारण है, मुख्य कारण क्या क्या है, और अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार ने या वर्तमान में विधि के अनुसार, कानून के अनुसार क्या उपाय किया गया है घरेलू हिंसा को रोकने का। इतनी सारी 2-3 चीजें हमारे, मल्टीपल चीजें हमारे पास इस क्वेश्चन में है और हमारे पास वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स। 60 वर्ड में हमें ये चीजें पूरी बता देनी है, अपने आंसर में डिफाइन कर देनी है। तो हम अपना थोड़ा जो अप्रोच है वो शॉर्ट रखेंगे, ठीक है, थोड़ा जितना पॉइंट में या 1 वर्ड में हम चीजों को डिस्क्राइब कर सके वो वाली अप्रोच हमें यहाँ रखने वाली, क्योंकि 60 वर्ड में हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो रही बात घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा आप सबको पता है, महिलाओं के प्रति जो घर में जो हिंसा होती है, जो मारपीट होती है अलग अलग कारणों से, वो हमारा पूरा घरेलू हिंसा में आता है। अगर हम कारण की बात करें कि मुख्य कारण क्या है घरेलू हिंसा के, तो सबसे पहली चीज तो पितृसत्तात्मक सोच, ठीक है, पितृसत्तात्मक सोच। प्राचीन काल से ही, बहुत टाइम से ही समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है कि जो पुरुष प्रधानता है, ठीक है, कि परिवार में जो सबसे मेन मुखिया कौन है, सबसे मेन मुद्दे की बात किसकी सुनी जाएगी, सारे डिसीजंस कौन लेगा, वो पुरुष लेगा परिवार का। तो उस केस में क्या होता है कि अगर महिला ने
उस अधिकार क्षेत्र में किसी भी एंगल से प्रवेश करने की कोशिश की, या अगर पुरुष को अपना जो वर्चस्व दिखाने की अगर जरूरत आ रही है तो वो फिर किसका सहारा लेगा? हिंसा का सहारा लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हिंसा के माध्यम से वो पितृसत्तात्मक सोच को जबरदस्ती महिलाओं पर आरोपित करने की परिवार में कोशिश की जाती है, और जो कि मुख्य रूप से कारण बनता है हिंसा का और घरेलू हिंसा का। दूसरी, अशिक्षा। होता क्या है, आप गांव में देखोगे, गांव में क्या शहरों में भी देखोगे, मोस्टली गांव में जहां पे परिवारों में घरेलू हिंसा होती है, कोई व्यक्ति मान लो अपनी पत्नी के साथ हिंसा कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, तो कई महिलाओं में ये दिमाग में वो चीज बचपन से बैठी हुई होती है कि ये चीज नॉर्मल है। समाज ने उसको बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि ठीक है, ये कोई अलग चीज नहीं है, पति है तो पति हाथ उठा देता है कभी कभी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता, तो अगर किसी महिला के मन में आ भी रहा है कि नहीं यार ये गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है, खासकर गांव में जो स्त्रियां होती है, कि इसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, इसके खिलाफ क्या किया जाए जिससे कि इस हिंसा को रोका जा सके, या जो भी व्यक्ति है उसको सजा दिलाई जा सके। तो बेसिकली जो अशिक्षा होती है ना, नॉलेज नहीं होती है महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में, वो और ज्यादा बढ़ावा देती है ऐसे पुरुष को जो घरेलू हिंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को पावरफुल समझ रहे हैं कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इसको पता भी नहीं कि क्या करना है, कहां ही जाएगी, क्या ही कर लेगी। वो वाला एटीट्यूड होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या ही बिगाड़ लेगी। ठीक है, तो इस अशिक्षा के कारण भी घरेलू हिंसा है जो वो ज्यादा हावी होती है समाज में, परिवार में, महिलाओं के ऊपर। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता, आपने एक चीज देखी होगी परिवारों में मोस्टली, कि जब भी जो बेटा या बेटी, लड़का या लड़की जब बड़े होते हैं, तो मुख्य रूप से लड़कों के केस में परिवार का भी, सब जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली परिवारों में फोकस होता है कि लड़के को पढ़ लिख के काम करना शुरू करना और अपने पैरों पर खड़ा होना है। ठीक है, और जो लड़की होगी अगर, तो उस केस में मोस्टली पूरा जो ध्यान होगा या पूरा जो जोर होगा वो किस चीज पर होगा कि लड़की को ठीक है बढ़ा दिया, पढ़ा लिखा दिया या नहीं पढ़ाया लिखा, इसकी अच्छे से शादी कर देनी है। ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। लड़कियों की फाइनेंशियल जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, उस पर काम नहीं किया जाता। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि लड़की की अगर शादी होती है तो वो आर्थिक रूप से पैसों के लिए किस पर निर्भर होगी? अपने पति पर। ठीक है, तो उसको पता है कि अगर पति सपोर्ट कर रहा है, अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसको खाने को मिल रहा है, उसको रहने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो नहीं है, वो अपना पैसा खुद नहीं कमा पा रही है। ठीक है, तो मोस्टली हमारे समाज में जो चीजें चल रही है उसमें क्या होता है कि पत्नी पति पर आर्थिक रूप से निर्भर होती है, तो वो मजबूर हो जाती है। जब ऐसी हिंसा होती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर पत्नी है या बच्चे भी है तो सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में ये आता है कि ठीक है, अगर मैंने इस आदमी के खिलाफ एक्शन ले भी लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि फाइनेंशियली तो वो उस आदमी पर ही डिपेंडेंट है। और ये चीज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को स्ट्रांग बनाती है और घरेलू हिंसा को और ज्यादा प्रेरित करती है। तो महिलाओं की आर्थिक निर्भरता की कमी, पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर होना भी घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है। ठीक है, उसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे शराब। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कई घरों में कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं तो उनका सारा जो स्ट्रेस है, सारा जो गुस्सा है, जो भी चीज है, वो कहां पे जाकर निकलेगा? घर पे जाकर अपनी पत्नी पर निकलता है। तो शराब का सेवन लोगों को मेंटली इतना खराब कर देता है कि वो सारा जो स्ट्रेस है वो घरेलू हिंसा के रूप में निकलता है कभी कभी, या मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए। हमें बताना था घरेलू हिंसा में क्या क्या कारण है जिनकी वजह से घरेलू हिंसा होती है। शॉर्ट में ही लिखना है हमको, बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में लंबी लाइन नहीं लिखनी, क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास 60। तो सिंपल ही बता देना है घरेलू हिंसा के मुख्य कारण है समाज में पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, महिलाओं में अशिक्षा, अपने अधिकारों के प्रति अशिक्षा, आर्थिक, पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भरता, शराब का सेवन आदि प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समाज में घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, ठीक है। और रही बात विधिक उपाय,
तो विधिक उपाय क्या किया गया है, क्या कानून बनाया गया है, हमें एक लाइन में ये भी बता देना है वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए कि क्या कानून बनाया गया है घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। तो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है सरकार ने। इसके तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन दी जा रही है कि महिलाएं अपने पति के या जो अपना परिवार है उसके अगेंस्ट जा सकती है कानून की सहायता से और न्याय की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन स्टिल अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत कम महिलाओं को इसके बारे में एग्जैक्टली नॉलेज होती है और बहुत कम महिलाएं ही ऐसी जो हिम्मत है वो चीज कर पाती है। तो अभी इसको और प्रमोट करने की और महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे घरेलू हिंसा डिस्कस कर लिया, उसके कारण डिस्कस कर लिया और उसके लिए सरकार ने क्या कानून बनाया उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3, भारत में प्रवासी मजदूर किसे कहा जाता है? आंतरिक प्रवासन की प्रवृत्तियां, प्रमुख राज्य तथा संबंधित आंकड़ों का उल्लेख कीजिए। Who is called a migrant laborer in India? Mention the trends of internal migration, major states and related statistics. ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें 3-4 चीजें डिस्कस करनी है। पहला, प्रवासी क्या है, प्रवासी मजदूर क्या है, प्रवासी कामगार क्या है। दूसरा, आंतरिक प्रवासन क्या है, ठीक है, और उससे जुड़े प्रमुख राज्य कौन से हैं, ठीक है, और उससे संबंधित प्रमुख आंकड़े क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि प्रवासी कौन होते हैं। देखिए प्रवासी या माइग्रेंट जो होते हैं, ठीक है, जो माइग्रेशन करते हैं वो लोग कौन है? जो एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई व्यक्ति जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, काम के लिए या किसी भी अन्य कारण से, कोई आपदा की वजह से या कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल कारकों की वजह से, उसको प्रवासी बोलते हैं। और प्रवासी कामगार या प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति काम की तलाश में अपना एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। अब हो सकता है व्यक्ति एक शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा हो, या एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जा रहा हो, या एक देश छोड़कर दूसरे देश में काम की तलाश में जा रहा हो, तो उसे बोलेंगे हम प्रवासी मजदूर या प्रवासी कामगार। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन क्या है? जब कोई व्यक्ति एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है तो उसे आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। ठीक है, क्यों करता है? कामगार क्या करेगा? काम की तलाश में। मान लीजिए कोई स्टेट ऐसा है जहां पे काम उतना उपलब्ध नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है, लोग संख्या में ज्यादा है, लेकिन काम कम अवेलेबल है। लेकिन वही दूसरा कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड ऐसा राज्य है जहां पे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में काम उपलब्ध है, तो लोग वो स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करने चले जाएंगे। ठीक है, तो जब एक देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति प्रवास करता है उसे आंतरिक प्रवासन, आंतरिक प्रवास कहा जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रमुख राज्य कौन से हैं? यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये राज्य है जहां से प्रवासी कामगार निकलते हैं काम की तलाश में। ठीक है, यहां से प्रवास होता है, उद्गम बिंदु है ये। ठीक है, जहां से प्रवासी निकल रहे हैं, ठीक है, प्रवास के लिए। और कौन से स्टेट्स की तरफ? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्टेट्स में काम की तलाश में ये लोग निकल कर जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य जो राज्य है अगर बात करें तो कहां से निकलते हैं प्रवासी कामगार? मुख्य रूप से यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, इन राज्यों से निकलकर काम की तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 36 करोड़ कामगार प्रवासी थे। ठीक है, 36 करोड़ कामगार प्रवासी
थे। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन में हम, क्योंकि मल्टीपल चीजें पूछी गई है इस क्वेश्चन में, कई सारी छोटी छोटी चीजें, प्रवासी, आंतरिक प्रवासन, संबंधित राज्य, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें पूछी गई है, तो इतनी शॉर्ट इंफॉर्मेशन अगर हम हर चीज के बारे में यहां देंगे 60 शब्दों में हम आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.4, भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, स्पष्ट कीजिए। What are the negative effects of industrialization and social change seen in India? Explain. इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किस संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, मतलब समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण की वजह से क्या परिवर्तन आया है, क्या नकारात्मक परिवर्तन आया है, वो यहां हमें अपने आंसर में बताना है। वो भी कितना, 60 वर्ड्स के अंदर हमें बताना है। ठीक है, तो औद्योगिकरण मतलब नए नए उद्योगों की स्थापना। ठीक है, उद्योगों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो सारा औद्योगिकरण की प्रवृत्ति है उसने समाज को नेगेटिव रूप से कैसे इंपैक्ट किया। ठीक है, क्या सामाजिक परिवर्तन आए जो नेगेटिव रहे। तो पहली चीज नगरीकरण, नगरों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वहां पर रोजगार उत्पन्न हो रहा है, तो लोग काम की तलाश में गांवों से नगरों की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर लेबर्स की जरूरत होती है, बड़े पैमाने पर काम करने वालों की जरूरत होती है, तो वहां अपॉर्चुनिटी है और गांव में मानव संसाधन है। ठीक है, गांव में लोगों के पास रोजगार कम उपलब्ध है क्योंकि मुख्य आय का स्रोत कृषि है। तो जब इंडस्ट्री में शहरों की तरफ लोग देख रहे हैं कि वहां पे काम उपलब्ध है, तो लोग निकल के कहां जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शहरों की भी एक लिमिट है, शहरी संसाधनों की भी एक लिमिट है। अगर अत्यधिक संख्या में लोग गांव छोड़कर शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होने वाला है, भोजन पर दबाव पड़ेगा। भोजन जितना उपलब्ध है उससे ज्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो भोजन कम मात्रा में उपलब्ध होगा, भोजन की क्वालिटी खराब हो जाएगी, भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, भुखमरी की समस्या हो जाएगी। आवास की कमी हो जाएगी क्योंकि सारे लोगों को आवास, घर उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतनी संख्या में। तो अब क्या होगा कि लोग इंडस्ट्रीज के आसपास स्लम एरिया में रहने लगेंगे, झुग्गी झोपड़ियां सड़कों के किनारे डाल के रहने लगेंगे। ठीक है, तो जो निवास की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई। अब चूंकि लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, स्लम एरिया डेवलप हो गए हैं, वहां ना तो कोई प्लानिंग है, वहां ना तो कोई सिस्टम है, ठीक है, ना पानी की सुविधा है, ना साफ सफाई की सुविधा है, तो उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेगी, गंदगी होगी, तो स्वास्थ्य जो सेवाएं है या स्वास्थ्य की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अत्यधिक नगरीकरण की वजह से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, बहुत सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, उद्योग होगा तो बाल श्रम की प्रवृत्ति भी बढ़ने की आशंका है, बाल श्रम की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। औद्योगिकरण की वजह से बाल श्रम की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, लोग बच्चों को लगा लेते हैं क्योंकि कम पैसे देने पड़ते हैं, सस्ता श्रम पड़ जाता है। ठीक है, और उनसे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है क्योंकि अगर बच्चा जाके काम करेगा तो पढ़ेगा कब, और उनके लिए खतरनाक भी होता है। बहुत सारे खतरनाक व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को लगाना सही नहीं है, लेकिन लोग सस्ते श्रम के चक्कर में बच्चों से काम करवाते हैं। ठीक है, तो वो उनकी हेल्थ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए भी सही नहीं है। अब महिलाओं की बात करें, अब औद्योगिकीकरण हो रहा है, काम उपलब्ध है, रोजगार उपलब्ध है, तो महिलाएं भी काम में, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होंगी, महिलाएं भी काम करेंगी। ठीक है, तो उस केस में कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण होने की संभावना है। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण होने की संभावना है क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो महिलाओं की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी रूल्स है उनको उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, उतने अच्छे से रूल्स नहीं होते हैं, होते भी है तो उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता, ध्यान नहीं दिया जाता। इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण की समस्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इतने वर्ड्स में हम अपना आंसर कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से
सामाजिक परिवर्तन में कई नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जो कि समाज में महिलाओं पर या बच्चों पर या जीवन की जो क्वालिटी है, जीवन का जो स्तर है, उसको नेगेटिव रूप से इंपैक्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.5। कोरकू जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सिदोली अनुष्ठान की विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिदोली रिचुअल सेलिब्रेटेड बाय द कोरकू ट्राइब। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिदोली अनुष्ठान या सिदोली प्रथा के बारे में हमें बताना है, जो किसके द्वारा मनाया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है, कोरकू जनजाति। ठीक है, तो कोरकू जनजाति किस एरिया में, एमपी और महाराष्ट्र के एरिया में निवास करने वाली एक जनजाति है। यहां में बात करनी है कि सिदोली अनुष्ठान के बारे में। तो सिदोली अनुष्ठान क्या है कि जो कोरकू जनजाति के लोग हैं वो अपने जो मृतक पूर्वज है, मतलब पूर्वज लोग हैं जो मर चुके हैं, उनको देवता मानकर पूजा करते हैं, उनको देवता के समान मानते हैं। ठीक है, तो जो उनके मरे हुए पूर्वज है जिन्हें वो देवता के समान मानते हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये कोरकू जनजाति के लोग लकड़ी के स्तंभ बनाते हैं, लकड़ी के पिलर्स बनाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, और उन स्तंभों को क्या कहा जाता है, मांडा कहा जाता है। ठीक है, तो कोरकू जनजाति के जो लोग हैं अपने मरे हुए पूर्वजों की स्मृति में, जिन्हें वो देवता मानते हैं, लकड़ी के स्तंभ बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, जिन्हें मांडा कहा जाता है। इन लकड़ी के स्तंभों को या मांडा को स्थापित करने का जो अनुष्ठान होता है, स्थापित करने का जो अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान को ही सिदोली कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो सिदोली अनुष्ठान जो कि कोरकू जनजाति जो एमपी महाराष्ट्र के क्षेत्र में निवास करती है, उनके द्वारा मनाया जाता है। इसमें ये अपने मृतक पूर्वजों, जिनको ये देवता के समान मानते हैं, उनकी स्मृति में लकड़ी के स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें मांडा कहा जाता है। उन मांडा को या उन लकड़ी के स्तंभों को स्थापित करना, उनकी स्थापना करना एक जगह पर, उस पूरे अनुष्ठान को, उस पूरे रिवाज को क्या कहा जाता है, सिदोली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2.6, मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। What is the importance of culture in human life? Explain. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मानव जीवन में संस्कृति कैसे सहायक है। किसी भी क्षेत्र की, कम्युनिटी की, समुदाय की जो संस्कृति होती है वो मनुष्य के विकास में कैसे सहायक है। तो पहली चीज तो ये कि संस्कृति जो होती है वो किसी भी मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक है। कैसे? सांस्कृतिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, या कम्युनिटी के बीच में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, या कम्युनिटी के अंदर, समुदायों के अंदर जो रीति रिवाज प्रचलन चलते हैं, वो लोगों में, व्यक्ति में नैतिक गुण, आदर्श, सही और गलत में अंतर, ठीक है, आदि मूल्यों की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में सहायक होते हैं ये सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, तो इसी के साथ ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सहायक है। ठीक है, उसी के साथ जो ये संस्कृति होती है, जो कि एक कम्युनिटी के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को आपस में जोड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक संस्कृति क्या है, एक समुदाय के लोग जो सिमिलर रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, जो सिमिलर प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं, जो मूल्यों को, आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं, वही तो संस्कृति है। तो संस्कृति लोगों को जोड़ती है, कम्युनिटी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और वो व्यक्ति को क्या प्रदान करती है? सामाजिक सुरक्षा। वो अपने आप को एक सुरक्षित घेरे में महसूस करता है। ठीक है, जहां उसका समुदाय, उसकी संस्कृति, उसका समाज उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड लेयर बना के रखता है। तो संस्कृति कहीं ना कहीं मनुष्य को सामाजिक सुरक्षा, समर्थन और सहयोग भी प्रदान करती है।
ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम संस्कृति के महत्व की बात करें तो व्यक्ति के मानसिक सामाजिक विकास, उसमें उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों, सही गलत में अंतर, उसके व्यक्तित्व के विकास, उसे सामाजिक सुरक्षा, सहयोग और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.7, भारत की जनांगीय विविधता के प्रमुख पहलुओं का वर्णन करें एवं इसके सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव स्पष्ट करें। डिस्क्राइब द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भारत की जनांगीय विविधता बतानी है हमें एक तो, ठीक है, और साथ में इसके सामाजिक और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हम यहां ये देखेंगे कि भारत की जनांगीय विविधता किन से परिलक्षित होती है, किससे दिखाई देती है, पता चलती है। तो सबसे पहली चीज जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, ठीक है। दूसरी चीज आयु संरचना, ठीक है। पहले जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, कितनी बड़ी जनसंख्या है किसी देश की या भारत की। दूसरा आयु संरचना, किस आयु संरचना में कितने लोग हैं, ठीक है, यंग लोग ज्यादा है, ओल्ड लोग ज्यादा हैं, ठीक है, मिडिल एज ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद भाषा, किस भाषा में कितने लोग हैं, किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं। धर्म और जातीय विविधता, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है जिनसे भारत की जनांगीय विविधता परिलक्षित होती है। जनसंख्या का आकार, आयु संरचना, भाषा, जाति विविधता, धर्म आदि, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1.46 अरब, 1.40 अरब भारत की जनसंख्या है, जिसमें से 68% कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है, 68% कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की, कि ये जो जनांगीय विविधता है, जो जनसंख्या है, उसके क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। अगर हम एक मुख्य प्रभाव की बात करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या आर्थिक विकास हेतु बड़ी मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध करा सकती है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इतनी बड़ी जनसंख्या बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन उपलब्ध करा सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम चुनौतियों की बात करें, अगर चुनौतियों की बात करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। सरकार को नीति निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करने के लिए नीति निर्माण को इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग अगर निवास कर रहे हैं तो कैसे उनके बीच में सामाजिक सद्भाव की स्थापना की जाए, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई क्लैश ना हो। तो ये सारी कुछ चुनौतियां भी हमको इस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.8, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनके प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग टाउन प्लानिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब देयर इंपैक्ट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 60 शब्दों में हमें उसका आंसर देना है। कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट है जो नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। नगर नियोजन मतलब किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी नगर के अंदर मान लो बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, भवन निर्माण संरचना कैसी होगी, सड़कें किस हिसाब की बनेगी, प्लान्ड वे में है या नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से है या नहीं है। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है किसी भी नगर का वो कैसा होना चाहिए, वो ही आता है हमारा नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग में। और कौन कौन से कारक है जो टाउन प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, तो कारकों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या, जनसंख्या प्रभावित करती है। आर्थिक कारक होते हैं कुछ, ठीक है, राजनीतिक कारक होते हैं, तकनीकी भी होते हैं,
पर्यावरण भी होते हैं, पर्यावरणीय भी होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का आकार कैसा है, इतनी बड़ी जनसंख्या अगर है शहर में तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो जनसंख्या का जो मैनेजमेंट है या प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नगर नियोजन के अंदर। आर्थिक, क्योंकि आर्थिक विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकीकरण होगा, तो उसके लिए भूमि उपयोग बढ़ेगा और शहरों में भूमि सीमित मात्रा में होती है, तो उसको मैनेज करना भी नगर नियोजन को प्रभावित करने वाला एक कारक है। राजनीतिक, सरकार की नीति निर्माण किस प्रकार की है, ठीक है, तकनीकी कितना R&D हुआ है नगर नियोजन के लिए, कैसी नई नई टेक्नोलॉजी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, भवनों का स्ट्रक्चर जो है उनके लिए या भवनों को एनवायरमेंट फ्रेंडली रखने के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, वो चीज मायने रखती है टाउन प्लानिंग के अंदर। और पर्यावरण की, क्योंकि शहरों में वैसे भी पर्यावरण एस्पेक्ट को कम ध्यान दिया जाता है, वहां ग्रीनरी नहीं होती है, कंक्रीट होता है, बिल्डिंग्स होती है, सड़कें होती है, ठीक है, जो हीट डोम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी अपना शहरों पे लागू होता है कि वहां पे गर्मी ज्यादा निकलती है और आसपास पेड़ों का जो पेड़ जो है वो कम होते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी टाउन को प्लान करते टाइम वहां के पर्यावरण को भी, पर्यावरण संरक्षण को या पर्यावरण विकास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट है, ये कुछ चीजें हैं या कारक है जो कि नगर नियोजन के समय में ध्यान दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.9, भारत भवन की स्थापना, उद्देश्य एवं प्रमुख घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ भारत भवन। ठीक है, तो भारत भवन, तो सबसे पहली चीज तो इसकी स्थापना कब हुई, 13 फरवरी 1982 ईस्वी। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, चार्ल्स कोरिया ने, और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें कि भारत भवन का स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो जो रचनात्मक कलाएं हैं, रचनात्मक कलाओं को संरक्षित करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत भवन की स्थापना की गई। ठीक है, अगर घटकों की बात करें, भारत भवन के भागों की बात करें, तो इसमें रूपांकर, ठीक है, रंगमंडल, वागार्थ, अनहद, छवि और निराला मंडल। ठीक है, ये इसके प्रमुख भाग हैं। 3 ऑडिटोरियम भी है भारत भवन में, 3 ऑडिटोरियम भी है, एक संगीत कक्ष भी है, ठीक है, और एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय भी भारत भवन में है। ठीक है, तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन था, सीधा डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट अप्रोच रखनी है। स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या था, प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है भारिया जनजाति के प्रमुख त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन 2.10 है, 2.10 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फेस्टिवल्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ भारिया ट्राइब। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि भारिया जनजाति कौन कौन से त्योहार और परंपराएं मनाती है। तो पहली चीज तो अगर परंपराओं की बात करें तो भारिया जनजाति घर सजाती है, घर की सजावट का काम करती, किससे, खजूर और मंडा के पत्तों से। ठीक है, फिर बीदरी करके एक पर्व मनाया जाता है जिसमें बीज, बादल और धरती की पूजा की जाती है। इससे समझ आ रहा है कि ये खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित कोई पर्व है जिसमें बीज, बादल और धरती की पूजा की जाती है। फिर नवाखली करके एक त्योहार होता है जिसमें ये अपने पूर्वजों को पूजते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं। उसी के साथ अपना होली, दिवाली आदि त्योहार भी भारिया जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये 60 शब्दों में आंसर लिखना है, इतने में हमारा ये आंसर इसका कवर हो जाएगा। तो
भारतीय जनजाति के त्योहार और सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो बीदरी, नवाखली, होली, दिवाली आदि त्योहार ये मनाते हैं और कई सारी इनकी सांस्कृतिक परंपराओं को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने जो समाज शास्त्र के मतलब जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन बी है जिसमें समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं, उसके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनका उत्तर 60 शब्दों में दिया जाना चाहिए। और उम्मीद करती हूं कि ये पूरा डिस्कशन में आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये जो मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें 60 शब्दों में उनका आंसर देना है, इनके लिए क्या अप्रोच हमारी आंसर राइटिंग के टाइम पे होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।